आवाम को गुमराह मत करो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। इस देश को देश रहने दे, बाजार मत बना। हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से, उनकी बीच नफरत की दीवार मत बना। मेरे भाइयों और बहनों, वक्त हो गया है। एक सवाल मैं पहले ही पूछता हूँ, फिर नीचे का किसने बनाया था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर के नीचे का कंक्रीट किसने बनाया था? ये तुम्हारे सामने जो रास्ता है, जो तालाब पानी को आजू बाजू से दिख रहा है, वो किसने बनाया? और वो भी कैसा बनाया मालूम? एक दिन रात के 3 बजे मेरा इंजीनियर और ये तभी नगर सेवक था, हम लोग 3 लोग ऐसे घूम रहे थे रास्ते देखते देखते, उधर 2 पेड़ दिखे, 2 रिक्शा दिखी, तो हमने बोला इंजीनियर को ये सब निकालो, कल के कल रास्ता बड़ा बना दो। तो रास्ता बड़ा बन गया। तुम्हारे इधर एक कुछ लीकेज का कुछ प्रॉब्लम था। ये ऑटो थोड़ा साइड हो जाओ भाई। तो ऐसे अरे ऊपर दिखाने के लिए नहीं हाथ में, अगर पसीना आएगा तो उसको पंखा वाले नीचे ले थोड़ा, पर ऐसा मत करो कैमरा आ रहा है। तो सवाल विकास का है। ये शहर बदल गया, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। शहर बदला, शहर के हालात बदले। जो 1 बैंक का शहर था, अब 27 बैंक का शहर बन गया। हमको कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट में थे, अब क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब हमारे कई बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हमारी कार्यकर्ती है शाइना आजमी, उसका बेटा लंदन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जब उसने पहली बार मुझे बोला था कि मुझे आर्टिफिशियल में जाना है और मैं ये करूँगा, तो मुझे नीचे आके बोल रहे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोल रहा है? आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पागल है। और वो बच्चा जो भला कॉम्प्लेक्स में लेता है, उसको 10 जगह से मांगा रही है, तू हमारे पास आ, तू हमारे पास आ। बड़ा किधर है? मुमरा में। कौन से स्कूल में? सिम्बोसिस में। मुमरा बदल गया कि नहीं? कई बच्चे ग्रेजुएट हो रही है, सीए हो रही है, बीई हो रहे, बीए हो रहे, बीएससी हो रहे। हालात बदले, रास्ते अच्छे हो गए, दिखने के लिए मुमरा अच्छा हो गया। पहले दोस्तों को बुलाना, लोगों को शर्म लगती थी कि मेरे दोस्त को कैसे बुलाऊं, स्टेशन पर उतरेगा तो उसे चिड़े दिखेगा। आज अपना स्टेशन कितना सुंदर है। तो ये सब बदलाव आने के बाद मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बदलाव हमने लाए, ठंडे दिमाग से लाए। मैं यहाँ था, एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान कभी एक दूसरे के सामने आए? कभी भी यहाँ अमन और शांति का सवाल पैदा नहीं किया। 2 बजे रशीद कंपाउंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, रात के 2:30 बजे थे। मेरे को फोन आया, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने कपड़े क्या पहने थे। मैंने इतने से चट्टा पहना था, मेरे आँख पे चश्मा भी लगाना भूल गया, और वैसे ही अंधे इसमें मैं गाड़ी चलाते आया। बाकी बातें आगे नहीं बोलना, पर जिसने किया था उसको 24 घंटे में यहाँ से तबादला करो। आप रशीद कंपाउंड के लोगों को पूछिए कि कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था रशीद कंपाउंड में, कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था मुमरा में। कहीं भी कुछ भी हुआ तो मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए। पिछले 10 साल में सुना है आपने कोई पेपर में कि मुमरा से पकड़े गए? अब तो बंदी हो गया, सवाल ही नहीं आता है। तो ये बदलाव तो लाया, लेकिन अब इस बदलाव के बाद आप कौन सी विचारधारा को लाओगे मुमरा में? ये सवाल पैदा होगा।
क्योंकि जो घड़ी लेके आए वो घड़ियाल चोर है, वो पाकिट मार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल किसकी थी? शरद पवार को घर बाहर निकाला गया और उसके हाथ से ऐसी घड़ी छीनी गई, तो पाकिट मार है कि नहीं है? और तुम बुजुर्गों को मानते हो कि नहीं? सब नौजवानों से पूछता हूँ मैं, तुम्हारे दादा अब्बा का सम्मान करते हो कि नहीं? तुम्हारा बाप अगर दादा को धक्का मार के निकल लेगा, तुमको पसंद आएगा? के साथ मैंने वही किया। पर शरद पवार लड़ाकू है, निशानी गई, नई निशानी थी और नई निशानी के ऊपर लोकसभा में 10 लोकसभा सीटें लड़ाई और 8 छूट के रही। एक तो हमारी 3-1 से हार गई, 9 सीटें जीतते थे। मैं आज आपके सामने सवाल पूछता हूँ, है अजित पवार में हिम्मत? ले नई निशानी और लड़ हमारे सामने, देखते तो कैसा 1000 वोट पाता है क्या? अरे हमारी निशानी, हमारा पार्टी चुरा करके तू लेके जाएगा और बोलेगा मेरे बापू इस पार्टी का। अरे उस पार्टी का सूट सिला है शरद पवार ने, और तू पहनेगा उसमें तो दबला पतला ही दिखेगा। तेरे को मेरे वो सूट तेरे को अच्छा ही नहीं दिखेगा। तो मेरा सवाल ज्यादा नहीं है आपसे, मैं सवाल इतना ही पूछता, मस्जिद पे हमले हो रहे हैं, विशालगढ़ में हुआ दरगाह तोड़ने की बातें हो रही है, अपना ये हाजी मलंग का दरगाह शहीद कर दो बातें हुई, सैयद मनियार चाचा को ट्रेन में मारा गया, उसके मारने वाले को जेल में हमने बिठाया। अब सवाल आखिरी पूछ रहा हूं, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या आप फांसी में बिठाएंगे? उसको साथ में लेके घूमने वाले को बाजे में बिठाएंगे? आज ये घड़ी बीजेपी के हाथ में है और चाबी अमित शाह के हाथ में है। गंगागिरी महाराज कहता है, जो भी नबी के बारे में बोला, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम किसी भी हालात में जिसको दिल से लोग मानते हैं उस पर कभी भी हमला नहीं करते। हमारे मराठी मिट्टी ने हमको सिखाया नहीं है। ये मराठी मिट्टी से प्यार देती है और भूखे इंसान को पेट से अनाज देती है, ये हमारा काम रहा है। इसलिए तो इतने उत्तर भारतीय हमारे यहाँ है, क्योंकि पेट भरने वाली है जमीन है। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके सामने कोई भी आए उसको पूछना, उसको एक ही सवाल पूछना कि नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला आज तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? अगर तुम उसको पीछे नहीं डाल सकते तो हमारे इधर आओ भी मत, चलो भागो। ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए। नबी के शान में गुस्ताखी करके भी आपके सामने सीना तान के आएंगे तो आपकी क्या इज्जत है? तो इसीलिए जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता है, सभी धर्मियों के लिए खड़ा होता है, जब भी आपके कुछ ऊपर कुछ हमला होता है, कुछ कोई बोलता है तो चंद आवाजें उठती है, उसमें से एक आवाज ये उठती है, चाहे मसला कोई भी हो। मेरे गाड़ी पे हमले हुए, मेरे गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, मुझे मारने की धमकियां दी गई, मेरे घर पे लोग आके गए, मैं अपने उसूलों से नहीं हटा, मैं अपने उसूलों से हटूंगा भी नहीं। जान चली गई वादा नहीं, जान देने वाला लाने वाला वो है, ले जाने वाला भी वो है, कौन फर्क, किसको फर्क पड़ता है? तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। उम्र का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और लेकिन जालिम और जुल्म इसको मत भूलना। ऊपर वाले ने, नबी ने क्या फरमाया है कि मौका जब भी मिलेगा तभी जालिम और जुल्म दोनों को खत्म करो। तुमको मौका मिलेगा, और तुमको हथियार भी दिया बाबा साहब अम्बेडकर, वोटिंग का, वोटिंग करो और वो जालिम को उस हथियार से मार डालो। हथियार इस्तेमाल करो। ऊपर वाला जब तुम पूछेगा कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे?
तो जालिम और जुल्म को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको एक हथियार दिया है, वो वोटिंग का है। उसका इस्तेमाल करके ताली निशानी पे बटन दबाकर, तो ताली बजाने वाला आदमी इस निशानी पे बटन दबाकर वोट दीजिए। इतना ही कहकर आपके दुआओं की दरखास्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। मदनी साहब और जमील और उसका बेटा और सभी पूरी टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कॉम्प्लेक्स के लोग और ये चाचा कौम के लिए कभी कुछ नहीं किया। तब मैंने कहा कि इलेक्शन आ गया मुफ्ती साहब। आजकल शहर में बातें बहुत चल रही है। स्टेज से कहा जाता है, टोरेंट की बात मैं आपके बीच में करना चाहता हूं, जो पत्रकार भाई लोग सुनना भी चाहते हैं। तो आज मैं इस मंच से उनका जवाब दे देता हूं। जो लोग मुझ पे या डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे छीटाकशी करने की कोशिश करते हैं, टोरेंट 2019 में आती है। ये बात शमीम खान ऑन द रिकॉर्ड कहता है। उस वक्त सरकार बीजेपी की होती है। बीजेपी हुकूमत के अंदर मुंद्रा करवा में टोरेंट आ जाती है। तब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की सरकार नहीं थी, तब सरकार तुम्हारी थी। तब उस सरकार के, आज जिस सरकार के साथ आप अलायंस करके इलेक्शन लड़ना चाहते हो और लड़ रहे हो, तो उस वक्त वही देवेंद्र फडणवीस साहब, जो आज अजीत दादा पवार साहब के साथ डिप्टी सीएम है, वही महाराष्ट्र के सीएम रहा करते थे। तब कहां गए थे आप? तब क्यों आवाज उठाई नहीं गई मुमरा के लिए? तब क्यों आंदोलन क्यों नहीं किया गया? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड शहर के आमदार थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। लेकिन यही शानू पठान, यही शमीम खान नागपुर के अधिवेशन के अंदर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ जाकर के नागपुर के सीढ़ियों में बैठ करके प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है। उठा यूट्यूब के चैनल पे जाकर के आप देखो, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा जो शमीम खान कह रहा है। और पत्रकार भाई लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल से हुसैन भाई ने शायद अपने अखबार में इसकी न्यूज भी लगाई थी। हम जाकर के नागपुर में आंदोलन करते हैं, हम जाकर के डेलीगेशन लेकर के देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, करवा से लेकर के थाने गांव से लेकर के थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च करते हैं, टोरेंट के ऑफिस में जाकर के ताला लगाते हैं। तब कहते हैं कि शमीम खान एक्टिंग करता है। अरे कौन सा काम शमीम खान करेगा तुमको जिससे एक्टिंग नहीं लगेगा? क्या गलत किया मैंने? अगर जाके मैंने ताला मारा था टोरेंट के ऑफिस के ऊपर और एक चैन ताला उनके दरवाजे पे था, लेकिन वो चैन मेरे गले में था। सुल्तान भाई बताइए, आप ईश्वरवासी है, क्या गलत काम किया शमीम खान ने? आज मजाक बनाते हैं उसका कि जाके एक्टिंग करते हैं। अरे तो अगर शमीम खान वो एक्टिंग करता है, लगता है कि शमीम खान एक्टिंग करता है तो तुम उसको एक्टिंग ही मान लो। लेकिन शमीम खान तुमसे सवाल करता है, तुमने कितना आंदोलन किया आज तक टोरेंट को लेकर के? तुम्हारे जो नेता है तुम जिनको कायम मानते हो, तुम्हारे कायद ने कितना आवाज उठाई इसको लेकर के? शमीम खान बड़े फख्र के साथ कहता है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो मेरा नेता है, जो मेरा कायद है, उसने मेरे साथ हर आंदोलन में शामिल हुआ, हर आंदोलन के अंदर टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की। मैं जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के बारे में यही कहना चाहता हूं, अगर
किसी को किसी के लीडरशिप में काम करना हो तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवार है। और डॉक्टर जितेंद्र रवार जैसे नेता के साथ काम करने में हम जैसे लोगों को खुशी होती है, क्योंकि हम काम खुद के लिए करने नहीं आए हैं, हम काम करने आपके लिए आए हैं, हम काम करने अपने आराम के लिए आए हैं। हमारा मकसद है खिदमत खल्क, हम खिदमत खल्क करना चाहते हैं। तुम्हारा काम खिदमत खल्क करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ शमीम खान और डॉक्टर जितेंद्र रवार के ऊपर कमेंट करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप कमेंट में रह जाओगे। ये जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। लेकिन और कहते हैं तोरण भगाएंगे। शाहरुख भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब इनकी सरकार थी, 5 साल तक सरकार थी इनकी, अजीत दादा पवार साहब उसके अंदर डिप्टी सीएम थे, तो तोरण को क्यों भगा? क्या परेशानी थी आपको? बताइए मोहन भाई, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या सरकार नहीं थी इनकी? क्या डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब नहीं थे? तो भगाना चाहिए था। सवाल करता है शमीम खान, हो सके तो इस बात का जवाब दे देना मुझे। लेकिन आप क्या करोगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साहब ने 22 साल का टोरेंस एग्रीमेंट कर लिया है, उसको भगाना मुश्किल था। लेकिन आने वाली अगर इंशाअल्लाह ताला हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो शमीम खान ये वादा नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर कहता है कि जितनी प्रॉब्लम्स है उनके मीटर की, जितनी रीडिंग फास्ट है उनकी, जितनी भी तकलीफ हमारे कंज्यूमर को हो रही हो, 99% उसको सॉल्व करके हम लोग देने का पूरा काम करेंगे। ये आपके माध्यम से हम वादा करते हैं। और कोशिश तो ये भी करेंगे कि अगर आपकी सरकार में आप भगा नहीं सके, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो इसको उखाड़ फेंकने का भी पूरा काम करेंगे। मुझे कहा जाता है कि शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट आई तो मेरे लाश से जाएगी, तो मैं आज यहां से उसका भी जवाब देना चाहता हूं। हाँ, शमीम खान ने कहा था, हाँ शमीम खान ने देवेंद्र फडणवीस को जाने का काम किया था, हाँ शमीम खान ने टोरेंट को डराने का काम किया था। और अगर वो अपने शहर के लिए और अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए राजनीतिक तरीके से अगर वो डराने का काम करता है तो क्या गलत करता है? क्या गलत करता हूं मैं? लेकिन बार बार शमीम खान ने कहा था, अरे भाई तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, अगर कुछ किए हो तो बता दो। हुसैन भाई, यहां टोरेंट के खिलाफ मैंने ये भी किया, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम टोरेंट के खिलाफ थे, हम टोरेंट के खिलाफ है, हम टोरेंट के खिलाफ रहेंगे और उसके ऊपर जितना सख्त एक्शन हो सकेगा, हमारी सरकार आती है तो हम लोग लेने का पूरा काम करेंगे। आज के डेट में बयानात चल रहे हैं मुफ्ती साहब, कौम और मिल्लत की बातों की जाती है। मैं आपके कौम का रहबर हूं तो मैं आपके कौम का भाई हूं, ठीक है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन पूछता है शमीम खान, जब नीतीश राणे कहता है कि मस्जिदों में घुस करके मारूंगा, जब वो रामगिरी महाराज गुस्ताखी करता है, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करता है, उस वक्त क्या कर रहे थे अजीत दादा पवार साहब?
उसको डाला जेल में। एक केले वाला, एक ठेले वाला, एक चिक्कू बेचने वाला, एक केला बेचने वाला अगर मुफ्ती साहब एक थोड़ी गलती कर दे तो उसके ऊपर एफआईआर होता है, एमसी होती है, उसको 12 घंटा लॉकअप में बिठाया जाता है। लेकिन हमारी मस्जिदों को वो घुस करके मारेगा, हम जाकर के उलमाए किराम के साथ मिलकर के, उलमाए किराम और शहर के लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में जाके अगर हम लोग वहां पे एफआईआर करते हैं तो उस एफआईआर के ऊपर पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई के अंदर एफआईआर होता है, तो उस एफआईआर के ऊपर क्या मजबूरी है देवेंद्र फडणवीस साहब की, जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने क्यों नहीं डाला जेल में उसको? आप उसकी सरकार का एक हिस्सा हो, डलवाना चाहिए था। अगर जितेंद्र आव्हाड होम मिनिस्टर होते तो जाकर के हम लोग उनके साथ बैठते और कहते कि सबसे पहला काम करो, उसको जेल में डालो। लेकिन तो एक बार मुमरा आकर के दिखा, तुझे तेरी औकात बता देंगे हम लोग, जो तेरी गलत फहमी है वो दूर कर देंगे हम लोग। जो बात करता मस्जिदों में घुसने की, आजा मुमरा में 122 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में एंट्री करके दिखा। अगर तुझे जगह फैसला नहीं किया हम लोगों ने तो मुमरा में रहना बंद कर देंगे इंशाल्लाह। बातें करना तो बहुत कुछ है, मैं बताने आया हूं मेरी पर्दा नशीन माए बहनों को जो अपने घरों में अगर मेरी बातों को सुन रही होंगी, मेरे बुजुर्गों जो मेरे सामने बैठे हैं, कि आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, देश के अंदर नफरत की आंधी चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर ऑफिस ये लग रहा है लागू हो रहा है। उड़ीसा में उसी साहब, आसाम में लग गया। जब हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से हमारी बहनों को ऐसे उठा के डब्बे में डाला जाता है, तो उनको यह समझ में नहीं आता कि ये मेरा घर था, अभी हमें पुलिस कहां लेके जा रही है। अगर आपने उस हालात को देखा होगा तो अगर उस वक्त आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी। कल के डेट में अगर महाराष्ट्र में इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये महाराष्ट्र में भी लाएंगे एनआरसी और सीए। हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनों को ये हड़प कर रहे हैं। हमें होशियार होना पड़ेगा, हमें बेदारी लानी पड़ेगी। आप कैसे एक लोगों को निकलना पड़ेगा, डोर टू डोर जाकर के बताना पड़ेगा कि जो घड़ी का सिंबल लेके घूम रहे हो वो घड़ी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के हाथ से छीन ली गई है। वो घड़ी वो 85 साल, वो घड़ी वो 85 साल के उस बाप से छीन ली गई है जो कैंसर पेशेंट है, जो कैंसर पीड़ित है, जो चल नहीं सकता रास्ते में ठीक से, उस बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया, उसकी घड़ी छीन ली गई। और वो घड़ी छीन करके अगर खुद के हाथ में पहन लेते तो शायद हम भी बात नहीं करते उनके बारे में, लेकिन घड़ी पहना दी गई किसके हाथ में? नरेंद्र मोदी के हाथ में। और चाबी किसके हाथ में? चाबी अमित शाह के हाथ में। और मैसेज चल रहा है शहर में शाहरुख भाई कि घड़ी की निकाली